गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा बेसिक इंग्लिश का डे सेकंड है और डे सेकंड को हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का पहला भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यकीन कीजिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है। स्पोकन, राइटिंग और रीडिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम ये कह सकते हैं कि 25 से 30% तक इसका यूज बोलने, लिखने और पढ़ने में किया जाता है। तो आइए, जब ये टेंस इतना महत्वपूर्ण है तो पूरी ईमानदारी और जिज्ञासा के साथ इसे पढ़ते हैं और साथ में याद भी करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ क्या होता है। इंडेफिनिट डेफिनेट का अपोजिट वर्ड है, जिसका अर्थ होता है अनिश्चित। अतः इसे हम अनिश्चित काल भी कहते हैं, क्योंकि यह एक्चुअल टाइम को डिफाइन नहीं करता है। इसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने कहा मोहन खेलता है, इसमें ये डिफाइन नहीं हो रहा कि मोहन कब से खेल रहा है और कब तक खेलेगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं। अर्थात अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी सहायक क्रिया है डू और डज। एक वचन कर्ता यानी जिसमें कार्य करने वाला एक हो, जैसे राम, सीता, पेन, वह ही, सी, इट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तथा बहुवचन कर्ता का अर्थ होता है एक से अधिक कार्य करने वाले, यानी जैसे लड़के, पुस्तकें, कुर्सियाँ, वह यू, वी, दे तथा आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर आई का मतलब तो मैं होता है और मैं तो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो फिर हम आई के साथ डू साई क्रिया का प्रयोग क्यों करें। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आई जो है वो नेचर में सिंगुलर है बट यूज़ में प्लूरल है। आई जो है वो नेचर में सिंगुलर यानी एक वचन है और उसका जब हम यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ बहुवचन में अर्थात प्लूरल में करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इसकी सही क्रिया क्लियर करने के बाद हम इसके तीनों वाक्य यानी सेंटेंसेस देख लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का नियम या स्ट्रक्चर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ता लेंगे, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य। एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का नियम एक बार फिर से देखिए। कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अथवा ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ कि यदि कर्ता एक वचन हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता एक वचन होने की स्थिति में हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस जोड़ेंगे। आप इस नियम को एक बार फिर से सुनिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कर्ता एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस जोड़ेंगे। और यदि कर्ता बहुवचन है या कर्ता बहुवचन होने की स्थिति में हम सिर्फ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेंगे। इसे मैंने आपकी सुविधा के लिए नीचे नोट लगाकर भी डिफाइन कर रखा है। इसी स्ट्रक्चर को अब इंग्लिश में देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक बार फिर से देखिए। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब आप कहेंगे कि सर हम वाक्य में ये कैसे पहचान करें कि इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कौन सी है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म कौन सा है और साथ ही अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द कौन से हैं। तो याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि कार्य करने वाला
या जो काम करेगा वह सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा। फिर से सुनिए, कार्य करने वाला, किसमें? सेंटेंस या वाक्य में। कार्य करने वाला या जो काम करेगा वह सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा। जो भी हम काम करते हैं जैसे खाना पीना, खेलना, जाना, आना, ये सब मुख्य क्रियाएं यानी मेन वर्ब्स हैं। एक बार फिर से सुनिए, जो भी हम कार्य या काम करते हैं जैसे खाना पीना, जाना, खेलना, आना, कूदना, बेचना, ये सारी की सारी मुख्य क्रियाएं हैं यानी मेन वर्ब्स हैं। अब आप बड़ी आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि दुनिया का कोई भी शब्द जिसमें एक्शन हो, जिसके अंत में ना आता है, वह मुख्य क्रिया होगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिस कार्य को किया जाता है वह ऑब्जेक्ट होगा। फिर से देखिए, जिस कार्य को किया जाता है वह ऑब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट वो होगा जो वर्क करेगा और ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर वह वर्क होगा। बात समझ में आ रही ना? अब आगे देखिए, और जो शेष रह जाता है वह अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द होंगे, जिन्हें हम अंग्रेजी के वाक्य के अंत में लिखते हैं या लिखेंगे। अब आपको ये सारा का सारा जो नियम है मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। मैंने कहा जैसे अंग्रेजी में राम हेल्प्स मी विथ मनी। एक बार फिर से सुनिए, राम हेल्प्स मी विथ मनी। यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है? राम। तो सब्जेक्ट क्या होगा? राम। हेल्प मदद करना, शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ना शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो क्या होगी? हेल्प। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके ऊपर कार्य हो रहा है। विथ मनी जो है वो अदर वर्ड्स हैं। इस प्रकार आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स की पहचान कैसे करें अब क्लियर हो गया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि किस मुख्य क्रिया के साथ हम एस जोड़ेंगे और कौन सी मुख्य क्रिया के साथ हम ईएस जोड़ेंगे, तो आइए इसके लिए देखते हैं हमारा रूल नंबर फर्स्ट जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ अथवा डबल जेड हो तो उसके साथ ईएस जोड़ते हैं तथा शेष के साथ एस लगाते हैं। एक बार फिर से देखिए, यदि वर्ब यानी मुख्य क्रिया का जो अंतिम अक्षर है वो डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो अथवा डबल जेड हो तो उसके साथ ईएस जोड़ते हैं तथा शेष के साथ एस लगाते हैं। आपसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मिस है तो इसके जो अंतिम दोनों अक्षर हैं वो डबल एस है। हमारे नियम जो हमने नियम ऊपर लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग है, तो हम इसके साथ में ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा मिसेज। इसी प्रकार से जैसे पुश शब्द है तो अंतिम जो दोनों शब्द हैं इसके एस एच हैं, इसमें भी ईएस जोड़ेगा तो ईएस जोड़ने से हो जाएगा ये पुसेज। इसी प्रकार से जो केच है इसके जो दोनों अंतिम अक्षर हैं वो सी एच है तो इसके साथ भी हम ईएस जोड़ेंगे। इसी प्रकार से जैसे फिक्स है तो इसका जो अंतिम अक्षर है वो एक्स है और हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर अंतिम अक्षर एक्स हो तो उस मेन वर्ब में हम ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा फिक्सेज। इसी प्रकार से गो है, गो का अंतिम अक्षर भी ओ है तो हम ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा गॉज। और इसी प्रकार से बच के जो दोनों अंतिम अक्षर हैं वो डबल जेड हैं तो इसमें भी हम ईएस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बजेज। अब देखते हैं हमारा रूल नंबर 2। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को हटाकर आईएस जोड़ देते हैं। एक बार फिर से देखिए, यदि वर्ब यानी जो मुख्य क्रिया है उसका जो अंतिम अक्षर है वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, इसका अर्थ अपन यूँ भी समझ सकते हैं कि यानी उसका जो अंतिम अक्षर है वो वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए। कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजक, यानी व्यंजक प्लस वाई हो तो वाई को हटाकर हमें आई ई एस में बदलना है। जैसे क्राई शब्द है CRY, इसका जो अंतिम अक्षर है वो वाई है और वाई से जस्ट पहले वाला जो अक्षर है वो आर है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर IS में बदल देंगे तो हो जाएगा क्राइज। इसी प्रकार से जो हमारी नेक्स्ट मेन वर्ब है वो है मेरी, इसका अंतिम अक्षर भी वाई है और वाई से पहले आर है जो कि एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर IS में बदलेंगे तो हो जाएगा मेरीज। और सेम ट्राई का हो जाएगा ट्राइज और फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज। अब देखते हैं हमारा रूल नंबर 3। यदि वर्ब के अंत में वोबिल
प्लस वाई हो तो केवल एस जोड़ते हैं। एक बार फिर से देखिए, यदि वर्ब के अंत में, वर्ब यानी मुख्य क्रिया के अंत में वोवेल यानी होता है स्वर, तो स्वर प्लस वाई हो तो केवल एस जोड़ना है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कोई मेन वर्ब है, उसका अंतिम अक्षर वाई हो, लेकिन वाई से जस्ट पहला वाला जो अक्षर है वो वोवेल यानी स्वर हो, व्यंजक नहीं हो, स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ एस ही लगाना है। जैसे से है, एस से वाई, तो यहाँ पर अंतिम जो अक्षर है वो वाई तो है, लेकिन वाई से पहले क्या है, ए है, जो कि एक स्वर है, वोवेल है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एस लगाएंगे तो हो जाएगा सेज। और सेम प्ले है, इसका अंतिम भी अक्षर प्ले वाई है, लेकिन इससे पहले स्वर आया है ए, इसलिए इसके साथ भी हम सिर्फ एस जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेज। आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार इन रूल्स को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जब तक आपको रूल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको एग्जाम्पल्स जो है वो समझ में नहीं आएंगे। तो आज आप इन रूल्स को अच्छी तरह से समझिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखिए। कल फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो।